हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 30 MCQs जो आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। तो ये दर्शाता है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि वह पिता लड़के और लड़कियों में भेद कर रहा है कि ये व्यवहार सिर्फ लड़कों के लिए होता है, लड़कियों के लिए नहीं होता। इसलिए ये क्या, जब भी आप ये देखो, ये ऐसा क्वेश्चन देखें तो आप उसमें क्या लगाएंगे? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। सेकंड क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। सेकंड, विद्यार्थी की प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। थर्ड, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। और फोर्थ है, विद्यार्थियों को उनके एकेडमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो फर्स्ट में आपको लिखा है कि अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। ये सब तो बिल्कुल भी नहीं है कि जो पाठ्यक्रम बना दिया है वो ही उसी का पालन करें। सेकेंड है, प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ये भी गलत है, नेगेटिव होता है ये। और ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देने चाहिए, ये बिल्कुल सही है। बच्चों को हमें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे मौके देने चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने की फैसला करती है। ये लेव-वाइस्को के सिद्धांत के अनुसार है। जब भी आपको लेव-वाइस्को की अनुसार क्वेश्चन मिले तो आप ये समझ लीजिए कि अध्यापिका क्या कर रही है, इसको स्कैफोल्डिंग दे रही है, मतलब बच्चों की हेल्प कर रही है। कैसे? तो पहला ऑप्शन है, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। छात्रों के प्रत्याचार निकास प्रवृत्तियां प्रदान करेगी। फोर्थ है, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो बच्चों को क्यों, कैसे, क्या प्रदान करने का फैसला क्या होगा? बच्चे को क्या कर रही है? वो अधिगम के लिए हेल्प कर रही है। तो इसमें क्या आएगा? अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑब्जेक्टिव है, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। सही है, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। ये तो गलत है। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक है। ये भी गलत है। परिवार एवं जन संचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है। ये भी गलत है। आपको पता है कि परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और विद्यालय और पास पड़ोस समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, बहुविधि का सिद्धांत जोर देता है। तो बहुविधि से आप खुद ही समझ रहे हो कि मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब बहुत सारी बुद्धि, विभिन्न प्रकार की बुद्धि। तो उससे ना, जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, फिर भी अपन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जाती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों को बुद्धिमत्ता की निर्धारित करती है।
थर्ड ऑप्शन है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। फोर्थ ऑप्शन है बुद्धिमत्ता की कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, ये भी गलत है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो होती है, सभी में अलग अलग बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस के दौरान अलग अलग भिन्नताएं होती है और अलग अलग बुद्धि होती है। बुद्धि लब्धि केवल एक वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा ही मापी जाती है, ये भी गलत है। ये केवल आ गया इसलिए ये नेगेटिव सेंस में चला गया। अब बहुबुद्धि से के सिद्धांत से ही स्पष्ट है कि बुद्धिमत्ता विभिन्न दशाएं में होती, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3, फिफ्थ का 3। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। पहला है प्रथापूर्व, प्री कन्वेंशनल, प्रथागत कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और फॉर्मल कन्वेंशनल। तो ये 4 तो गलत ही है क्योंकि फॉर्मल कन्वेंशनल करके ऐसी कोई भी इसकी अवस्था नहीं होती है। बस 3 अवस्था होती है लॉरेंस कोहलबर्ग की। पहली है प्री कन्वेंशनल स्टेज, सेकेंड है कन्वेंशनल और थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल। तो फर्स्ट में आती है कि कोई बच्चा पनिशमेंट और रिवार्ड के लिए कोई काम करता है। सेकंड में होता है टिट फॉर टैट, आप बच्चों को कुछ दोगे, जिस आप दोगे वो तभी कुछ काम करेगा। थर्ड में होता है लॉ एंड ऑर्डर। अब तो इसका 6th का आंसर होगा सेकंड, कन्वेंशनल, प्रथागत। एक बार और इसको डिस्कस करते हैं, किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि वह दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर लॉ बना दिए गए हैं बस उसका पालन करने के लिए काम कर रहा है, तो ये किस में आ जाएगा? कन्वेंशनल में, लॉ एंड ऑर्डर। अब आपका नेक्स्ट है 7th में, लेव वाइस्को की सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप अधिगम प्रक्रिया में खालिस्तान के महत्व पर जोर देता है। तो जैसे ही आपने देखा कि लेव वाइस्की आया है, तो लेव वाइस्की किस पे जोर देता है? एक तो सामाजिक अंतरक्रिया पे और किस पे देता है? सांस्कृतिक। तो 2 चीजों को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। तो जैसे ही आप लेव वाइस्की देखेंगे तो आप उसमें 99% सामाजिक अंतरक्रिया या सांस्कृतिक ऑप्शन में हो तो वो 99% आपका सही आंसर होगा। तो इसमें 7th का फर्स्ट सही है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं। तो पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक उपकरण, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र और स्कीमा और मनोबल। तो आपको पता है कि विकास का समीपस्थ क्षेत्र ये किसने दिया था? तो ये दिया था लेव वाइस्की ने। मनोवैज्ञानिक का उपकरण ये भी नहीं दिया जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने क्या दिया है? स्कीमा, बच्चों के दिमाग में जो सूचनाओं का संग्रह होता है उसको स्कीमा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 8 का क्या होगा? 4th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो मुख्य गुण क्या होता है? पहला ऑप्शन है मूर्त सोच का विकास, सेकंड ऑप्शन है विचार सोच में विकेंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच संरक्षण और पदार्थों का क्रमबद्ध करने की क्षमता। अब जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया ही था आपको कि जीन पियाजे के सिद्धांत में, तो जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है
तो वो कैसा होता है, ईगोसेंट्रिक होता है, उसका सारा ध्यान सिर्फ अपने ही तरफ होता है, जो मुझे पसंद है वह सभी को पसंद होगा। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, सेकंड, दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम्य से ही होता है। थर्ड है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, या विकास बहुआयामी होता है। 10वां, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, यह सही नहीं है ये कथन। दूसरा है, विकास केवल विद्यालय में होता है, ऐसा तो नहीं, विकास विद्यालय में होता है, विकास घर में भी होता है, आस पड़ोस में भी होता है, सामाजिक अंतःक्रिया से भी होता है, तो ये भी गलत हो गया। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि बाल्यावस्था में ही विकास होता है। विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से लेके मृत्यु तक चलती है। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, विकास बहुआयामी होता है। हो गया पन्ना, नेक्स्ट है हो गया पन्ना, हो गया पन्ना, मम्मा हो गया पन्ना, बताओ।